अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वेरिएबल मैथ्स। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथ्स 2021 कराची बोर्ड के एमसीक्यूज़, जो कि आपके आने वाले बोर्ड के पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एंड जो है इससे इन एमसीक्यूज़ से आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और आपको जो है एमसीक्यूज़ करने के कुछ बेसिक शॉर्टकट्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हमारे पास लिमिट्स का आ रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई टू दी पावर ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है। पहले आंसर को छोड़ दी तो मैंने सॉल्व करा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस जब भी एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई टू दी पावर ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हमेशा आपके पास 1 के बराबर होता है। ये आपकी सेकेंड ईयर मैथ की बुक में प्रॉपर्टी दी भी है, ठीक है, दी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास आप देखो कि जैसे यहाँ पे एक्स का कोविशन 1 था तो हमारे पास 1 ही यहाँ पे आंसर आ गया था ना। तो हमारे पास जैसे इधर 2 है, 2 लिखा हुआ है, जो भी आपके पास जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है ना वही आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो आपके पास इधर 2 आंसर है, ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपके पास दूसरा एमसीक्यू आ रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 4/5 एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो हमारे पास आपने देखा होगा एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ये भी आपने पढ़ी होगी अपने सवाल सॉल्व करते हुए में। ठीक है, तो हमारे पास इधर ये एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन के आगे जो भी लिखा होता है उसका एंगल होता है। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय एक्स और नीचे एक्स है, हमें इसको ये प्रॉपर्टी से बनाना है। तो 4/f से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे। 4/5 से मल्टीप्लाई एंड उससे डिवाइड, तो ये जो पूरी चीज़ें हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगी। और ये जो कि एक्स्ट्रा लिखा हुआ जिससे हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया, तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 4/5, ये आपका आंसर होगा। तो बेसिकली अगर आपके पास जो भी चीज़ें लिखी हो सिंपल से वो सिंपल एमसीक्यूज़ में ऐसे आपसे यही पूछ सकते हैं, कोई भी दूसरे नंबर आपको दे सकते हैं जिससे आप मल्टीप्लाई करवाओ और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फिर अगला एमसीक्यूज़ है, वो भी लिमिट से आ रहा है कि लिमिट वाई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+5 अपॉन वाई होल पावर में वाई। अच्छा, ये वाले एमसीक्यूज़ में हमारे पास जो बेसिक जो आंसर होता है ना वो हमारे पास ई होता है, जो कि नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। हमारे पास इनका बेसिक आंसर होता है ना वो ई होता है, क्योंकि ये पूरी कंडीशन होती है कि लिमिट वाई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे ये वैलिड होता है सब। आपके पास जो भी 1+ ये सारी कंडीशन ऐसे होनी चाहिए तभी ये जाके बनती है। तो हमारे पास 1+5 कोई भी नंबर हो इधर अपॉन में जो भी वेरिएबल है उसकी वही वेरिएबल बाहर पावर में होगा तभी ये कंडीशन बनेगी, तभी आपके पास आंसर में ई आता है। और जो भी आपके पास ये न्यूमरेटर होता है ये आपका पावर में बन जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया। तो ये आपके पास ये वाला आंसर हो गया, क्योंकि ये जो भी आपके साथ ये पावर में न्यूमरेटर में था ये आपके पास पावर में बन गया ई की। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 6 हो तो आप इधर 6 लिख देते, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, आपने पढ़ी होगी, कोई ज़्यादा मुश्किल बात तो नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास अगला एमसीक्यूज़ है डेरिवेटिव का आपके पास एमसीक्यूज़ आ रहा है d/dx x टू द पावर ऑफ a, मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर कांस्टेंट आ रही है तो इज इक्वल टू सिंपल आप पावर रूल लगा दो, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। पावर को आप नीचे उतारोगे, ठीक है ना, फिर आप बेस को मतलब जो कि एक्स है उसको ऐसे ही लिख देंगे, फिर पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो मतलब a-1। तो यही आपके पास आंसर है। अंडर पावर में डेरिवेटिव लोगे, बट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से तो 1 ही होगा, तो 1 लिखते नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अगला एमसीक्यूज भी आपके पास डेरिवेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप सिंपल इस पर भी पावर रूल लगा दो तो आपके पास जो ये है ये 2 है ये पहले आ जाएगा। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स और सेक का डेरिवेटिव होता है आपके पास टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो आपके पास ये सिंपल अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक वो है तो इसमें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगला एमसीक्यूज आपके पास है द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज। अच्छा, ये आपके ना चैप्टर 2 में दिया हुआ एक टॉपिक, एक मतलब एक हेडिंग दी हुई है द परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म, आपकी बुक में दी हुई है, ये लिखी हुई है वाज़े तौर पे एक बॉक्स में इनक्लोज डब्बे में लिखी हुई है। तो वो सिंपल सी आपको याद रखनी है कि एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। ये एक सिंपल सी एक आप कह लो एक जनरल फॉर्म है उसकी, तो आपको ये याद रखनी है। तो ये आपका चैप्टर 2 है, सेकेंड ईयर से एमसीक्यूज़ है। अच्छा, अगले एमसीक्यू बहुत आसान है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,5 फ्रॉम वाई एक्सिस इज। जब भी वो आपसे कोई भी पॉइंट दे के आपको किसी एक्सिस से उसका फासला पूछना तो आप सीधा यहाँ पे एक्स और वाई लिख देना टॉप पे ख्याली पेंसिल से। और अगर वो वाई एक्सिस का पूछे तो आप एक्स का कोऑर्डिनेट बता देना, और अगर आपसे वो एक्स एक्सिस का पूछे तो आप वाई का कोऑर्डिनेट बता देना। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स से आपको कोई गर्ज नहीं है। वो उसने वाई एक्सिस का पूछे तो हमने एक्स का कोऑर्डिनेट बता दिया, ठीक है ना। तो जो कि एक्स है 4 तो इधर 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ हम मूव करते हैं। तो अगला एमसीक्यूज़ हमारे पास आ रहा है, आपके पास है ये
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स म्यू कॉस थीटा एंड म्यू साइन थीटा, ठीक है, एंड 0,0। तो आप इनके बीच में x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो आप इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। म्यू 0 माइनस म्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस म्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप इधर इनको खोलोगे तो म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 इधर है, और म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर ये कॉमन ले लेता हमने, तो ये तब ये और ये प्रॉपर्टी होगी तो ये 1 आ गया, स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, तो आपके पास जो आंसर होगा फाइनल वो म्यू आ रहा होगा, ठीक है ना। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, सीधा आपने डिस्टेंस उसने निकालने को बोला, हमने निकाल दिया। अगला MCQ है स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है, लाइन खुद बोला हुआ है उसने। सबसे पहले आप इस लाइन का स्लोप निकाल लो, उसके लिए फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू a अपॉन बी। ए हमारे पास पहला कोफिशिएंट होता है, बी हमारे पास दूसरा, और जो बच जाए कांस्टेंट उसे सी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो इस लाइन का जो स्लोप है, जो ये गिवन लाइन है, इसका जो स्लोप है वो है 3/5। आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी अपने सेकेंड ईयर में चैप्टर 2 में, m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1, जब whenever two lines are perpendicular the product of their slopes is equal to -1। ये इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म है, ठीक है। तो सीधी सीधी आपको इसको यहाँ पे m2 की जगह पुट करना है, आपके पास जो आंसर आएगा ना वो m2 होगा, आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर, जो कि आपके पास -5/3, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अगला MCQ आपके पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू x² प्लस 4 एट x इज इक्वल टू 1। सीधी सीधी उसने आपको एक कर्व दिया हुआ है, आप इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर लो, डेरिवेटिव ले लो इसका आप, ठीक है। तो dy/dx आएगा, ठीक है। तो x² प्लस 4 का डेरिवेटिव होगा, x² का डेरिवेटिव 2x और प्लस 4 एक कांस्टेंट है, तो उसका टर्म 0 हो जाएगा। और उसने आपको इधर x इज इक्वल टू 1 एक चीज़ दी हुई है, तो आप x इज इक्वल टू 1 इधर पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अगला MCQ आपके पास है ये भी आपके पास चैप्टर लाइंस के चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन, उसने कंडीशन पूछी हुई आपसे। तो जब भी हमारे पास 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो आपके पास एक कंडीशन होती है कि a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। ये आपको चैप्टर 3 जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से कंडीशन होता है कि जब भी 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी तो आप वो इस कंडीशन को फॉलो कर रही होंगी ऑलवेज, क्योंकि कंडीशन वैलिड है, ठीक है। तो आपके पास आंसर ये है। अच्छा, अगला MCQ हमारे पास है आपका डेरिवेटिव के चैप्टर से। डेरिवेटिव के चैप्टर से उसने आपको MCQ दिया है पैरामेट्रिक इक्वेशन का। तो आपके पास ये है इफ़ x इज इक्वल टू p sin t, y इज इक्वल टू q cos t, देन dy अपॉन dx, ठीक है। सिंपल तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो आपके पास p एज इट इज़ कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, उसके बाद आप इस वाली इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आपके पास dy अपॉन dt होता है इज इक्वल टू q एज इट इज़ लिखो, cos का डेरिवेटिव नेगेटिव ऑफ साइन, तो माइनस इसलिए आया, ठीक है ना। आप फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे देखो dy अपॉन डी जो कि हमें निकालना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय dy अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय अपॉन डी एक्स अपॉन फिर ऊपर न्यूमरेटर में डी टी। अच्छा, अब ये कैसा है, हमें निकालना ये है ना, मैंने dy को ऊपर लिख दिया और इधर नीचे हमने dx को लिख दिया और इधर भी dt इधर में dt, तो हम इसको कैंसिल करके वही चीज़ आ जाएगी। तो हमने बिल्कुल सही वेरी स्टेप किया। इधर आप dy अपॉन dt हमारे पास इधर दिया हुआ है, इधर नेगेटिव का q sin t दिया हुआ है और मल्टीप्लाई बाय dt अपॉन dx, इधर तो dx अपॉन dt है, कोई मसला नहीं है, ये इसका उलट है ना, तो ये भी उल्टा कर दो। 1 अपॉन p cos t है, ठीक है। तो आप इनसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव का q अपॉन p टेंजेंट t, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है आपके पास टेंजेंट, ठीक है। तो t तो ऐसे एंगल है तो वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अगला MCQ आपके पास इंटीग्रेशन से आ रहा है, इफ़ n इज इक्वल टू -1 देन इंटीग्रेशन fx पावर n और f प्राइम dx इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होगा। तो हमारे पास हम वैसे इस -1 को नीचे पुट करते ही नहीं है क्योंकि वो फिर इन्फिनिटी बन जाते हैं, बट इस केस में हम पुट कर देते हैं। मतलब वो अभी देखो हम इसको हमने यहाँ पे n की जगह -1 पुट किया और बराबर में f प्राइम है, इसको हम ना नीचे भेज देते हैं, मतलब पावर इसकी नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो f प्राइम ऑफ fx, ठीक है ना, अपॉन में ये fx हो गया और dx तो एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब एक रूल होता है कि अगर कोई फंक्शन नीचे दिया हुआ है और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है ना, तो जो हम इसको ln लिखते हैं, ln के साथ हमेशा इसका जवाब आता है, ln बराबर में आपके पास जो फंक्शन जो डिनोमिनेटर में होता है वो लिखते हैं और प्लस ऑफ c, ये आपका आंसर होता है। ये एक ट्रिक है,
कि आपके पास जब भी नीचे कोई फंक्शन दिया हुआ और उसको ऊपर डेरिवेटिव मौजूद तो हमेशा आप ln के साथ फंक्शन प्लस ऑफ सी आपका आंसर होता है। अगला एमसीक्यू है आपके पास, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ एक्स टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इज, ये आपका चैप्टर 5 डिफरेंशियल एप्लीकेशन से लिया हुआ है। तो आपसे उसने सिर्फ कंडीशन पूछी हुई है कि एफ एक्स टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू, वो क्या है, वो आपके पास होती है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। वो इस कंडीशन को फॉलो करे तभी आपके पास वो एफ एक्सट्रीम वैल्यू आपके पास आ रही होती हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं। अच्छा, अगला एमसीक्यूज, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किस चीज़ के बराबर है? ये असल में हमारे पास एक फार्मूला होता है कि कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, ये एक फार्मूला खुलता है, ये आपकी सेकंड ईयर की इंटीग्रेशन वाले फार्मूलेस के सेक्शन में सब लिखा हुआ है। तो मैं इस 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 3 से ही स्क्वायर से ही रूट कैंसिल होगा, तो वापसी ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को हम स्क्वायर में भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर आपके पास ऐसे खुलता है कि 1/√3 टेंजेंट इनवर्स 1/a, जो कि हम कहते हैं 1/a कहते हैं, ठीक है ना, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/√3 प्लस ऑफ सी, मतलब x/a प्लस ऑफ सी। ये उसकी मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट खोल दिए तो इसीलिए आपको लग रहा है, वरना अगर आप बुक में देखोगे तो वो जनरल फॉर्म दी हुई होगी 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस ऑफ सी, ठीक है ना। तो वो एक ही बात है, इधर वैल्यूज़ पुट की हुई हैं, वो एक जनरल फॉर्म दी हुई होती है, ठीक है जी। तो ये अगर आपके पास ये हमारे पास ये एमसीक्यूज हो गया। अगले एमसीक्यूज हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x, ठीक है। ये अब ये वही, अगर आप गौर करो ना, अगर आप सबसे पहले इस चीज़ का अगर डेरिवेटिव ले लो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ठीक है, वो तो मौजूद ही नहीं है इधर, तो सिर्फ x दिया हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास ये एज इट इज़ इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 किया तो हमने 2 इधर भी भेज दिया, 1 प्लस एक्स एज इट इज़ डी एक्स एज इट इज़ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x एज इट इज़। 2 हमने मल्टीप्लाई करवा दिया पूरे ब्रैकेट से, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 प्लस 2x 2x, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स। अब आप इसका डेरिवेटिव लोगे ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ऊपर में मिल रहा है ना, तो आप इधर 1/2 तो एज इट इज़ चल रहा है ln एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ सी, मतलब जो कुछ नीचे लिखा है वो प्लस ऑफ सी, वही चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोली थी। ln की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी कि ln के पीछे जो कुछ लिखा हुआ होता है ना, उसको हम पावर में भी जनरेट कर सकते हैं। 1/2 जो कि रूट की पावर होती है, तो हमने इसको रूट लगा दिया, ln रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऑफ सी, ये आपका आंसर है, ठीक है। वरना ये भी आपका आंसर है, लेकिन ऑप्शंस में जो कि ये दिया हुआ था तो ये भी आपका आंसर है, ठीक है, दोनों सही है। आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज भी इंटीग्रेशन से आ रहा है, इंटीग्रेशन e⁻ ऑफ x की पावर में स्क्वायर और 2x dx। अच्छा, आपने e की पावर को देखना है कि e की पावर में जो कुछ आ रहा है, जैसे इधर एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ठीक है ना, क्योंकि हम पावर ज़मीन पर उतार लेते हैं, ठीक है ना, सॉरी पावर को हम नीचे उतार लेते हैं, वो गलती से निकल गया मुँह से। एनीवे, तो हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर पे ऊपर आ रहा है और तो हमने इसको इधर नीचे उतार लिया तो इधर 2x हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब भी आपके पास किसी भी नेचुरल नंबर की पावर में कोई चीज़ आ रही हो और बराबर में उसका डेरिवेटिव मिल रहा हो, तो आप सीधा सीधा आप ये फंक्शन लिखते हो प्लस ऑफ सी, ये आपका आंसर होता है। ये ई की पावर नेचुरल नंबर वाले हमेशा एज इट इज ही सॉल्व हो जाते हैं, इनमें कोई लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत होती नहीं है। एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सी इक्वेशन की सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। एक चीज़ याद रखना कि जब भी कोई इक्वेशन ऑफ सर्कल ओरिजिन से पास करेगी ना, उसमें कभी भी ज़िंदगी भर कांस्टेंट की टर्म एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो ये आप इनमें से देखो, जो एंड में चीज़ जो आ रही होती है ना, बगैर किसी वाई एक्स या किसी भी उसके साथ, जैसे इधर -17 ये कांस्टेंट है, -26 ये कांस्टेंट है, इधर +36 ये भी कांस्टेंट है। हालांकि जो इसमें है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 15y इज इक्वल टू 0, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ये कि ये ओरिजिन से पास कर रही है। बाकी इन स्टब में कांस्टेंट, तो मतलब ये कहीं ना कहीं से तो पास कर रहे हैं ओरिजिन के अलावा, ये वो वाहिद इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। तो आपको ये ध्यान से देखना होता है, गलती कर जाते हैं इसमें अक्सर कि भाई देखते नहीं है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, तो आपके पास यही इसमें रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अगर आपका दूसरा एमसीक्यू है, सेंटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस ऑफ 10y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। सेंटर जब भी निकालना हो सर्कल का, तो आप सीधा सीधा जो x और y के वो हैं कोफिशेंट्स हैं, उनको आप सिर्फ -2 से डिवाइड करवा दो। लीनियर पावर वाले 1 पावर वाले
एक्स और वाई को, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को छोड़ के जो ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं 6x या जो भी एक कोफिशिएंट लिखा होता है उनको आप -2 से डिवाइड करवा देते हो, तो आपके पास जो डायरेक्टली जो आंसर आता है ना वो ये होता है, आपके पास डायरेक्टली सर्कल का सेंटर का आंसर आता है। 6/2 इज़ 3, जो कि माइनस का साइन था तो इधर माइनस आ गया, और इधर माइनस से माइनस कैंसिल, 10/2 इज़ 5, तो ये आपके पास 5 आ गया। ठीक है, अगला MCQ बहुत आसान है। रेडियस ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + k = 0। हमने अमूमन तौर पे ये पढ़ा है कि इधर c लिखा हुआ होता है, c इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, k इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। सीधा सीधा हमें यहाँ पे ये लिखना है कि g², आपको रेडियस का फॉर्मूला पता होगा, r इज इक्वल टू g² + f² माइनस ऑफ k। हम अमूमन इधर माइनस ऑफ c लिखते हैं, उसकी आदत होती है, तो हम इधर माइनस ऑफ k लिख देंगे, क्योंकि जो इक्वेशन दी हुई हमें उसके हिसाब से देखना है ना, और ऑप्शन में भी यही दिया हुआ था, तो यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। इन पैराबोला y² = 4ax mod 4a रिप्रेजेंट्स व्हाट। ये जो चीज़ है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, हमें ये बताना है। ठीक है, पैराबोला आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा यकीनन, आपके सवाल सॉल्व करते करते। तो आपके पास जो है जो मॉड 4a होती है वो रिप्रेजेंट करती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, आपके पास जो ये जो चीज़ होती है ना मॉड 4a, ये आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम रिप्रेजेंट करती है। तो ये बात आपने पढ़ी भी होगी, याद भी होगी अच्छी तरीके से, तो ये आपने सीधा सीधा उसने MCQ पूछा था, इसका आंसर यही है। ठीक है, अगला MCQ हमारे पास है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स। ये माइनर ज़रा गौर से देखना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स उसने पूछा हुआ है। हम सबसे पहले उसे ये क्वेश्चन दी हुई है। सबसे पहले एलिप्स का ये होता है कि जिसके नीचे जो बड़ा नंबर आ रहा होता है वही उसका मेजर एक्सिस होता है, तो इधर मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। a² = 16 हो जाए क्योंकि वो बड़ा है, और b² = 9। ठीक है, a 16 इज़ द परफेक्ट रूट, तो a = 4 आ जाएगा, और b 9 भी परफेक्ट रूट है तो 3 आ जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का एक फॉर्मूला होता है लेंथ = 2b। अगर वो हमसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का पूछता तो हम l = 2a लिखते, बट इन दिस केस उसने हमसे माइनर एक्सिस का पूछा हुआ है, तो हम l = 2b वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और 3 इधर b इधर जो कि 3 है हम इधर इसको पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6 आएगा, जो कि 2 3 6 होता है, जो कि यकीनन हमारा फाइनल आंसर है। सिंपल सिंपल। ठीक है जी, हमारे पास नेक्स्ट MCQ है वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला x² / 16 माइनस ऑफ y² / 4 = 1। एक बिल्कुल ओरिजिन वाली इक्वेशन दी हुई है हाइपरबोला की, सीधा सीधा उसने वर्टिसेस पूछे। अब इधर हाइपरबोला में जो पॉजिटिव वाली टर्म होती है वही आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि कह लो बिग एक्सिस, मेजर एक्सिस होता है, कहते नहीं अमूमन, लेकिन समझने के लिए कह लो ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव होता है ऑलवेज। ठीक है ना, और हमारे पास इधर चूँकि पॉजिटिव आ रहा है और इधर एक्स एक्सिस का, तो हमारे पास ये जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इधर आपको बुक में भी लिखे हुए मिल जाएंगे, आपने सवाल जब सॉल्व करेंगे आपको उसमें भी मालूम होगा, ये जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो a² = 16 आपके पास ये आ गया, b² = 4 आपके पास ये आ गया, 16 इज़ अ परफेक्ट रूट अभी ऊपर बताया, तो इस a² आपके पास ये 4 आ गया, और आपके पास इधर ये b² जो है वो 4 के, और b² 4 है तो वो 2 के बराबर आ गया। ठीक है, और प्लस माइनस a, 0, तो मतलब a जो है आपके पास 4 है, तो 4 और इधर 0, क्योंकि वो x एक्सिस का है, तो उधर x एक्सिस पे क्या चीज़ 0 होती है, y 0 होती है, तो तभी इधर 0 आ गया, तो हमारे पास यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स आपका। तो आपके पास ये MCQ बड़ा अच्छा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a = 3i माइनस ऑफ j प्लस ऑफ 2k। ठीक है, तो आपके पास उसने इधर सिंपल आपको एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के हम क्या करते हैं, रूट लिखते हैं i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k वाले का स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। i का कोफिशिएंट क्या है 3, j का कोफिशिएंट है -1, 2 का कोफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप इन सबको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास √14 एक आंसर आ रहा होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट MCQ। आपके पास इधर क्या दिया हुआ है, आपके पास इधर दिया हुआ है कि आपके पास उसने आपको एक अदद वो दिया हुआ है, आपको एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर r = i + j + k इज़ व्हाट। ठीक है, यूनिट वेक्टर का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a यूनिट वेक्टर = वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ
ए, ठीक है, मतलब उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला होता है छोटा सा, आपने पढ़ा हुआ होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इधर वेक्टर इधर लिख देंगे और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड करके लिख देंगे, ठीक है। अब इधर कोफिशिएंट सबके 1 1 है, इधर देखो आई के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है, इसके भी नीचे बराबर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। हमने तीनों 1 का स्क्वायर करके रूट में कर दिया, तो हमारे पास इधर आंसर जो है वो √3 आ रही है। ये एज इट इज़ चलता रहा i + j + k, ये इधर एज इट इज़ आ गया। इसको आप अलग करके भी लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर है वैलिड, ठीक है ना। और आपका आंसर ये भी है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने √3 को अलग कर दिया जो कि डिनोमिनेटर में था, तो ये हमने फ्रैक्शन लाइन खींच के 1/√3 i + j + k एज ही लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये 2021 के कंप्लीट MCQs मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करिएगा ताकि जो है उनको फ़ायदा पहुँचे सबको। और इंशाल्लाह ताला हम इस तरीके से 2010 तक के जितने तक के भी MCQs होते हैं मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो ज़रूर सॉल्व करवाऊँगा। और बाकी जितनी भी अच्छे MCQs मुझे मिलते रहेंगे तो मैं उनको भी इंशाल्लाह ताला सॉल्व करूँगा, ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए और फर्दर उसके लिए आपको मदद मिल दे, आपके लिए हेल्पफुल रहें ये सारे MCQs, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।